देखिए, निश्चित रूप से कुछ लोग फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज के सेशन में आप जो ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपके मन में अवश्य होगा कि आप वैदिक ज्योतिष सीखना चाहते हैं। आगे से पूरी। देखिए, आप लोग ऐसा विश्वास रखते हैं कि आपको वैदिक ज्योतिष सीखना चाहिए, और मैं भी कहता हूं निश्चित रूप से सीखना चाहिए। वैदिक ज्योतिष एक महान विद्या है। ये विद्या परमात्मा जिस पर मेहरबान होते हैं उसके जीवन में ही प्रकट होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम ज्योतिष सीखने के लिए घर से तो निकलते हैं, पर हमारे कुछ ग्रह स्थितियां ऐसी बनती हैं कि हर व्यक्ति गुरु हम्म। के पास पहुंच करके भी ज्योतिष सीख नहीं पाता। ज्योतिष एक अथाह सागर है। उसमें तो हम सब लोग डुबकी लगाएंगे ही, पर मैं बात आगे बढ़ाऊं इससे पहले ही प्रकट कर देता हूं, आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो सभी के काम का टॉपिक है। हमारे जो इस कोर्स का नाम ही है बेसिक कोर्स टू एडवांस कोर्स, यानी बेसिक एस्ट्रोलॉजी से आरंभ करेंगे और उसको एडवांस लेवल तक लेकर के जाएंगे। आज की के इस सेशन में भी यही काम हम करने जा रहे हैं, और टॉपिक है अपना प्रोफेशन कैसे चुन सकते हैं। आप बेशक नए हैं, आप बेशक एस्ट्रो पाठशाला से फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, पर यदि आपने शांति बना करके एंड तक हमारे साथ बने रहे तो निश्चित रूप से आज आपको काफी चीजें सीखने को मिल सकती हैं। पर डिपेंड्स ऑन योर पेशेंस। और इस एक वर्ष से अधिक के इस कोर्स में हम आपको क्या क्या सिखाएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। एस्ट्रो पाठशाला 25 वर्ष पुरानी संस्था है और 20 वर्षों का अनुभव है टीचिंग का। कोरोना काल से हम लोग ऑनलाइन आए और जूम मीटिंग के माध्यम से हमने देश के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को जूम मीटिंग के माध्यम से, और इसमें कुछ विदेश के भी लोग, हमारे एनआरआई लोग भी शामिल हुए, और 3,000 से ज्यादा स्टूडेंट अब तक ज्योतिष सीख चुके हैं। जो छोटे छोटे कोर्सेज हमारे चले, जो कि एक वर्कशॉप होती हैं 3 दिन की, 7 दिन की, उन स्टूडेंट को इस संख्या में काउंट नहीं किया गया है। ये जो भी बड़े बड़े कोर्सेज चले हैं उन संख्या को ही मैं बता रहा हूँ। और आपको जान करके खुशी होगी कि हमारी अपनी ऐप भी है, वो भी एस्ट्रो पाठशाला के नाम से ही हमारी ऐप है। एस्ट्रो पाठशाला ऐप के माध्यम से भी देश और विदेश के बहुत सारे ज्योतिष प्रेमी ज्योतिष सीखने का कार्य कर रहे हैं, और ये संख्या 10,000 से भी ज्यादा है। ये हमारे लिए एक प्रशंसा का विषय तो हो सकता है, पर साथ में
ये हमारी जिम्मेवारियों को भी बढ़ा देता है। जिम्मेवारी है अच्छा कंटेंट देने की, जिम्मेवारी है और अच्छे ढंग से आपको पढ़ाने की। ये जो कोर्स हम आपके सामने लेकर के आए हैं, ये वेल डिजाइंड कोर्स है। सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज किया गया है, उस कंटेंट को बनाया गया है, और ये प्रयास किया गया है कि ज्यादा कंटेंट देना है, वो भी कम प्राइस में। मतलब पूरे इंडिया लेवल में हमारे मुकाबले में इतने कम प्राइस में इतना अच्छा कंटेंट कोई नहीं दे रहा। ये इस समय हमारी मार्केटिंग टीम ने इस बात का लिखा है और मैं लिख करके लेके आया हूं। और जो लोग पुराने हैं वो तो जानते ही हैं, नए लोगों के लिए भी मैं बता देता हूं। हमारा कोर्स इजी टू अंडरस्टैंड रहता है, सिंपल लैंग्वेज में। जो भाषा आप और हम समझते हैं उसी लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाएगा। तो निश्चिंत रहें, ऐसा नहीं होगा कि मैं इंग्लिश बोलने लग जाऊं, या ऐसा भी नहीं होगा कि मैं इतनी शुद्ध हिंदी बोलने लग जाऊं कि आपको समझ में ना आए। तो उन दोनों चिंताओं से आप लोग मुक्त हैं। जो लोग भी इस कोर्स को एनरोल कर चुके हैं उनको हर क्लास का वीडियो मिलता है। आप में से बहुत सारे पुराने लोग कहेंगे गुरुजी ये सब बातें हमें पता है, ये आज आप क्यों बता रहे हो? ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मेरे पास डाटा आया है, बहुत सारे नए विद्यार्थी हमारे साथ इस समय फर्स्ट टाइम आए हैं। इसलिए मुझे सब बातें क्लियर करनी पड़ रही हैं कि भाई ये मैं सब क्लियर कर दूं। अदरवाइज उनको ये ना हो कि साहब ये ऐसा कैसे होगा और वैसा कैसे होगा। तो हर क्लास का रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा ही मिलेगा। अक्सर स्टूडेंट सोचता है कि अगर मैं क्लास उस दिन नहीं ले पाया तो फिर क्या होगा। निश्चिंत रहें, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, उसके पीपीटी, क्लास के नोट्स, ये भी आपको मिलेंगे। और साथ में मिलेंगे ज्योतिष का लाइफ चेंजिंग सेशंस, जो आपको बताएगी कि किस तरह से हम ज्योतिष सीख करके अपने लाइफ में परिवर्तन लेकर के आ सकते हैं। ज्योतिष का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या हो सकता है, एक उदाहरण तो आज के सेशन में ही मिलने वाला है कि कितनी छोटी सी चीज के द्वारा हम कितने से बड़े टॉपिक को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो आप इस चीज में धैर्य बना करके रखें और हमारे साथ बने रहें। चलिए आज का हम सेशन अब यहाँ से आरंभ करते हैं। आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए, जो भी नई चीज लगे आपको उसको नोट कीजिएगा। हम लोग नोट्स देंगे पर आप अपने नोट्स से हम बनाइए, क्योंकि हम लोग कुछ नियम अपने विद्यार्थियों को जरूर अवश्य बताते हैं जिनसे विद्यार्थी ज्योतिष अच्छी तरह से सीख पाता है। ज्योतिष में बहुत सारे टॉपिक हमारे जीवन से रिलेटेड है, पर सबसे ज्यादा जो टॉपिक देखा जाता है वो दो है। एक हमारा कैरियर और एक हमारी मैरिज और रिलेशनशिप। उसके बाद फिर तीसरा चौथा नंबर कईयों के आते चले जाते हैं। पर कैरियर को चूज करना, प्रोफेशन को चूज करना, ये हमारे लिए एक बड़ा सिरदर्द होता है। और नए विद्यार्थियों के लिए भी ये टॉपिक बड़ा डिफिकल्ट होता है। कभी कभी तो प्रैक्टिशनर एस्ट्रोलॉजर के लिए भी ये चीज समझा पाना कि कौन सा प्रोफेशन हमें ज्वाइन करना चाहिए, इसको समझना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग कैमरे को अगर ऑफ रखना चाहते हैं तो वो उनकी इच्छा है, पर हम कैमरे को ऑन करना बड़ा अच्छा समझते हैं। इससे पता चलता है कि अवश्य ही व्यक्ति ज्योतिष सीखना चाहता है। अदरवाइज हम ये मानते हैं सिर्फ आज का टाइम पास करने आया है, आज की इवनिंग को बस ऐसे एंजॉय कर रहा है कि कुछ सुन लेते हैं तो ठीक है। तो आप लोग कैमरा ऑन करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। हमारा टॉपिक है
अपना प्रोफेशन कैसे चुने। सनातन धर्म में बड़ा ही एक प्यारा कसम कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट है वर्ण व्यवस्था का, जिसे अक्सर बहुत गलत माना जाता है कुछ लोगों के द्वारा। पर जब ये ऋषियों ने लिखा तो उसका बहुत गूढ़ गंभीर रहस्य थे। वर्ण व्यवस्था नाम हमारे सामने ही आता है तो दिमाग में आता है कि निश्चित कोई जाति व्यवस्था की बात चल रही है, परंतु ऐसा कतई ही नहीं है। हमारे पूरे समाज को चार वर्ण में विभक्त किया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो वर्ण होते हैं, ये वर्ण उनके गुणों और उनके कार्यों के अनुसार ही विभक्त होते हैं। अब आज एक मजेदार बात समझने को मिलेगी। आपकी जन्म पत्रिका आपको बताती है कि आपकी वास्तविक जाति क्या है, आपका वास्तविक वर्ण क्या है। अब मेरा एग्जाम्पल, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लूं तो मैं कहूं कि भाई मेरा वर्ण क्या है, तो आप सभी बोलेंगे जी गुरुजी आप जो है ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है। पर हो सकता है जन्म पत्रिका के अनुसार ये बात गलत साबित हो जाए। तो आज मैं आपको बताऊंगा, आप सभी लोग अपनी अपनी कुंडली से ये समझने में कामयाब आएंगे होंगे कि आपका जन्म कौन से वर्ण का है, और उसी से हम अपना काम, अपना प्रोफेशन, अपना कैरियर, ये सब चीज जब इनका चुनाव करेंगे तो हमें बड़ी आसानी होगी, इसी ही वर्ण व्यवस्था की वजह से। अगर हमें नहीं पता चले कि हमारा वर्ण क्या है तो हमें ये भी नहीं पता चलेगा हमारा वास्तविक गुण क्या है। हर इंसान अपने गुणों के अनुसार ही काम करना पसंद करता है। अब ये बात सिर्फ सूत्र है कि गुणों के अनुसार ही काम करना पसंद करता है, पर जरूरी नहीं कि वो ये करे ही करे। कुछ लोगों में बहुत अच्छे क्रिएटिव गुण होते हैं, किसी में कला का गुण होता है, किसी में वाद्य यंत्र बजाने का गुण होता है, कोई बहुत अच्छा सिंगर होता है, कोई बहुत अच्छा पेंटर होता है, पर वो काम बेचारा क्लर्क का कर रहा होता है। कोई कैमरा पकड़ रहा होता है, कोई वीडियो एडिटिंग का काम कर रहा होता है। और कहा यह जाता है क्या करें, हमें रोजगार नहीं मिल रहा। अक्सर युवा लोग जो सामने काम आता है अपनी आजीविका को कमाने के चक्कर में उसी काम में घुस जाते हैं। और कुछ लोग समझदार माता पिता अच्छे विद्वान ज्योतिषी के पास भी जाते हैं, और ज्योतिषी के पास भी समस्या वही रहती है, वो भी क्लैरिटी के साथ नहीं बता पाता। आज मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने प्रोफेशन को बड़े एफिशिएंटली आप चुनाव कर सकते हैं। चलिए अब हम इन वर्ण की व्यवस्था की हमें बात हुई, सबसे पहले हम ये समझें कि हमारी जाति, वास्तविक जाति क्या है। जाति यानी हमारा आंतरिक गुण क्या है। अगर हम कोई भी कर्म अपने गुणों के साथ अलाइन करके करेंगे तो हमें जीवन में ज्यादा सफलता मिलेगी, ज्यादा सुख मिलेगा, ज्यादा प्रसन्नता मिलेगी, और हम लंबे समय तक काम करने के बाद भी थकेंगे नहीं। आपको जानकर के हैरानी होगी, जो लोग गलती से दूसरी आजीविका में प्रवेश कर जाते हैं उनको बहुत जल्दी थकान अनुभव होने लग जाती है। बस वो काम को तो निपटाते हैं, परंतु
उनको ऐसा लगता है बस जल्दी रिटायरमेंट मिल जाए तो अच्छा है, किसी तरह पीछा छूट जाए तो अच्छा है। और कुछ लोग तो अपना दूसरा काम करने की इच्छा से दूसरी दिशा में मुड़ जाते हैं। 50 वर्ष की आयु के बाद अक्सर लोगों में एक आत्म अवलोकन की अवस्था आती है और आदमी कहता है अब तो यार मैंने ये इतना तो कर लिया कि परिवार का गुजारा चल जाए, अब मैं अपने पैशन को फॉलो करना चाहता हूँ। मैंने बचपन में मेरी ये खासियत थी, जवानी में मैं यही काम करना चाहता था, परंतु परिवार की समस्याएं, परिवार का बर्डन या पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से मैं अपनी कला के साथ आगे नहीं बढ़ पाया। इसका मुझे मलाल है। इसलिए अक्सर लोग 50 वर्ष की आयु के बाद अपने दूसरे काम की तलाश में चल पड़ते हैं। कुछ आप लोगों ने भी निश्चित रूप से बचपन में या जवानी में सपना देखा होगा कि हम एक दिन ज्योतिष विद्या सीखेंगे, हमें ज्योतिष विद्या सीखनी चाहिए, ऐसा आपने कभी ना कभी सोचा था। इसलिए आज आप सभी यहाँ पर इस सेशन में हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप भी ज्योतिष सीखेंगे और आज ये पता चलेगा कि आप ये ज्योतिष के क्षेत्र में आए क्यों, क्या रीजन है कि किस वजह से आपको ये अट्रैक्ट होकर के आप इस तरफ आए हो। तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं हम अपनी जन्म पत्रिका से किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं कि हमारा कौन सा वर्ण है। 4 वर्ण मैंने बताए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये वर्ण हमारी राशि के अनुसार हमें प्राप्त होते हैं। अब आप कहेंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे ये शायद कुछ लोगों को पता हो, हमारे पुराने स्टूडेंट्स को, पर जो लोग नए हैं, और आपको जान करके हैरानी होगी कि ये वर्ण से क्या क्या कमाल की चीजें चल सकती हैं, क्या प्रैक्टिकल चीजें पता चल सकती है। ये किसी जमाने में मैंने ये टॉपिक कोरोना काल में जब मैंने बेसिक ज्योतिष पढ़ाया था, जब एक बार करवाया था, पर वो डिटेल से नहीं था। आज मैं इसकी पूरी डिटेल आपको समझाने वाला हूं। देखिए, आपको अपनी जन्म पत्रिका में देखना है कि आपका चंद्रमा किस राशि में बैठा है। जो लोग खोल सकते हैं वो अपनी अपनी जन्म पत्रिका खोल लें साइड में, और ताकि आपको समझ आ जाए कि आपका वर्ण कौन सा है। उसके बाद आपको ज्यादा अच्छा मजा आएगा अपनी चीजों को समझने में। तो मैं यहां पर आपको राशियां लिखवा रहा हूं, उन राशियों को लिख ले। सबसे पहले मैं क्षत्रिय राशि के बारे में बात करूंगा। क्षत्रिय राशि जो अग्नि तत्व वाली राशियां होती हैं, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। ये 3 राशियां, यानी कि जिन लोगों का चंद्रमा मेष, सिंह या धनु राशि में है, वो क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुए हैं। अब क्षत्रियों के अपने गुण होते हैं, उसके बारे में हम विश्लेषण करेंगे, पर प्रोफेशन में क्षत्रिय वर्ण किस तरह से अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करता है, ये भी आपको आज पता चलेगा। तो आप सभी ने निश्चित रूप से लिख लिया होगा क्षत्रिय वर्ण के बारे में। अब लिखें वैश्य। वृष राशि, कन्या राशि, मकर राशि। वृष, कन्या और मकर राशि, ये वैश्य राशियां हैं, यानी कि पृथ्वी तत्व की। अच्छा, हमने कोर्स में ये सब चीज डाला है, ये 5 तत्व क्या होते हैं, पृथ्वी तत्व के क्या गुण हैं, अग्नि तत्व का क्या गुण है,
ये सब डिटेल से इस कोर्स के अंदर है। मौका लगा तो मैं वो भी बताऊंगा आपको कि हमने कोर्स में क्या क्या कंटेंट डाला हुआ है। तीसरा लिखे शूद्र, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। मिथुन, तुला और कुंभ राशि ये शूद्र वर्ण है। अब आता है ब्राह्मण। ब्राह्मण कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये तीन गुरुदेव इसकी राशियां 4, 8, 12 यानी कर्क, वृश्चिक और मीन, ये तीन राशियां ब्राह्मण राशियां हैं। गुरुदेव शूद्र राशि के तत्व क्या है, किस तत्व तीन की है? आकाश, वायु, सॉरी वायु, 3, 7, 11, ये जो राशियां हैं जो हमें परमात्मा के द्वारा प्राप्त हुई है, ये हमारी वास्तविक वर्ण व्यवस्था है। पर हम जिस परिवार में, जिस खानदान में, जिस जाति में जन्म ले लेते हैं, अक्सर हम ये समझते हैं कि यार हमारी वास्तविक जाति तो ये है। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल यहां पर देना चाहूंगा, मैं ब्राह्मण जाति में हुआ, पर ये वास्तविकता से अगर मैं अपनी जन्म पत्रिका देखता हूं तो मैं ब्राह्मण नहीं हूं, क्योंकि मेरी जो राशि है वो मेष है। अब आप देखिए कि मेष राशि किस में आती है। मेष तो क्षत्रिय राशि में आती है। अब क्षत्रिय होने से इस क्षत्रिय वर्ण का गुण और प्रभाव मुझमें कुछ ज्यादा मिलेगा। जो पारिवारिक संस्कार है ब्राह्मणत्व के, वो एक अलग है, वो मेरे पारिवारिक संस्कार है। पर जो परमात्मा ने मुझे वास्तविक रूप से भेजा है जिस वर्ण के अंदर, वो क्षत्रिय वर्ण है। तो आपको इन वर्णों के बारे में पता चला। अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। अब जिन लोगों की भी कुंडली के अनुसार जो भी क्षत्रिय वर्ण में हुए हैं, यानी जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा मेष राशि में, सिंह राशि में और धनु राशि में है, उनके अंदर जो गुण है वो अग्नि तत्व के गुण हैं। और अग्नि की का विशेष गुण होता है कि उसे कहीं से भी आरंभ कर दो, वो नीचे से ऊपर की ओर ही जाती है। दूसरों को प्रकाश देती है, पर उसमें गर्मी भी है। वो लाइट तो दे रही है, पर उसके ज्यादा नजदीक जाओगे तो उसमें गर्मी भी है, उससे बचना भी पड़ेगा। तो इनमें वीरता का गुण समाया हुआ है, रिस्क लेने की कैपेसिटी समाई हुई है। तो क्षत्रिय, अब यहाँ पे रिकमेंडेशन है, देखिए समझिएगा। जिन लोगों के जीवन में हमारे कर्म क्षेत्र में, कुंडली के कर्म क्षेत्र में पापक ग्रहों का ज्यादा असर होता है, वो कभी भी अपने वास्तविक काम को नहीं पहचान पाते और हमेशा वो काम करते हैं जो उनके गुणों के विपरीत होता है। ये आपको कोर्स में तो पता चलेगा, पर आज मैं बस छोटा छोटा नेट सेल में बता दूं। हर आदमी अपने गुणों के साथ अलाइन नहीं हो पाता, यानी अपने गुण के अनुसार काम नहीं कर पाता। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में ये पीड़ा है कि यार मैं ये बनना चाहता था, मैं तो ये बन गया। अरे मैं तो फिल्मी कलाकार बनना चाहता था, पर देखो ना अब मैं यहाँ स्कूल में जेबीटी मास्टर बन गया हूँ। अब वो जेबीटी मास्टर बन गया, पर बनना क्या चाह रहा था, हीरो। अब उसके मन में कितनी भारी टीस है। तो ये विद्या परम विद्या है। इस विद्या के माध्यम से
आने वाली पीढ़ियों को आप केवल ये वर्ण देख करके आप बता सकते हैं कि बेटा तू इस वर्ण में पैदा हुआ, तुझे इससे रिलेटेड काम करना चाहिए, तुझे ये चुनना चाहिए। उसको समझाओगे तो उसके जो ऊपर धूल लगी हुई है वो हट जाएगी, वो छट जाएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं, अक्सर महिलाओं की ये कंप्लेंट होती है, हम घर में हैं, बैठे हैं, खाली हैं, कमी कोई नहीं है जी, हमारे घर परिवार में सब अच्छा है, हम कुछ करना चाहते हैं पर समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या। हम नहीं समझ पा रहे कि हमारा वास्तविक एनर्जी, हमारा वास्तविक ताकत, वास्तविक शक्ति, वास्तविक क्षमता हमारी क्या है। कुछ नहीं, कुंडली उठाना सबसे इजी टास्क है, सबसे सिंपल स्टेप है। देखो चंद्रमा कहां बैठा है, चंद्रमा कौन, चंद्रमा आपका मन है। और जो काम मन से किया जाता है ना, उसमें कभी भी थकावट नहीं होती, कभी भी मानसिक कष्ट नहीं होता, चाहे वो काम कितना भी कठोर क्यों ना हो, कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अगर कार्य दिल से किया जा रहा है, उसको करने से उल्टा आनंद की प्राप्ति होती है। ये कर्म का सिद्धांत है। अगर जिस काम को करने पर आपको आनंद नहीं आएगा, उस काम को करने पर बहुत जल्दी थकावट होने लगती है, मन करता है यार अब किसी को नौकरी पसंद नहीं है, और वो जब सुबह उठ के जाता है ना, तो उसको लगता है ये भगवान, बस कोई छुट्टी हो जाए, बस किसी तरह से कोई बहाना मिल जाए। वो काम करके खुश नहीं होता, उल्टा काम करके दुखी होता है। उन लोगों के लिए आज का सेशन आंखें खोलने वाला हो सकता है। तो चलो, हम क्षत्रिय के गुण तो लिख ही रहे हैं, किन किन तरह के कामों में उनको सहयोग बहुत अच्छे से मिल सकता है, या कौन सा काम करके वो खुश होंगे। जितने भी अथॉरिटी वाले काम है, मैनेजमेंट वाले काम है, फोर्स वाले काम, फोर्स मैंने होता है एयर फोर्स, हमारी आर्मी, हमारी पुलिस, आप ये भी कह सकते हैं जिन कामों में भी एडवेंचर छिपा हुआ है, ऐसे वो काम जिसमें रिस्क है, उन्हें ऐसे काम करके मजा आएगा। नए नए चैलेंज हो जिस काम में, नए नए लोगों से मिलना जुलना हो, रोज नई नई चीजें सीखने को मिले। क्षत्रिय वास्तव में तो योद्धा है। अगर भूल जाओ कभी अचानक से, अरे यार इसका ये तो पता चल गया, 1 5 9 वाला जो है क्षत्रिय होता है, पर मैं तो भूल गया कि कौन कौन सा गुरु जी ने लिखवाया था, मैं तो भूल गया दिमाग में। योद्धा दिमाग में रखे, योद्धा जो युद्ध करना जानता है, युद्ध में टिका रहना जानता है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसी ऐसे कैरियर को चुनता है जिसमें स्ट्रगल है, परेशानी है। अब मान लीजिए पिताजी का काम चल रहा है, पिताजी की बहुत अच्छी दुकान चल रही है, बहुत बढ़िया दुकान है पिताजी की। अब बेटा जी गया, जा करके सीधा बैठ गया। बेटे को क्या संघर्ष करना पड़ा, बने बनाए क्लाइंट मिल गए, बनी बनाई मार्केट मिल गया, बना बनाया प्रोडक्ट मिल गया, हर चीज उसको आसानी से मिल गई। उसको क्या संघर्ष करना पड़ा, कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। परंतु ये उस काम को चूज करना पसंद करते हैं जो नया हो, अलग ढंग का हो, जिसमें संघर्ष करना पड़े, उस काम में इनको मजा आता। अब ऐसे बच्चे को जो ऐसे में पैदा हो गया, जो मेष सिंह और धनु में पैदा हो गया राशि लेकर के, आप उसे कह रहे हो बेटा दुकान पे बैठ जा, बेटा मेरी फैक्ट्री संभाल ले, बेटा तेरे को मैं सीईओ बना दूंगा तू फैक्ट्री संभाल ले। अरे भाई वो टेंशन में आ जाएगा। वो फैक्ट्री बना लेगा, पर वो कहता है पिताजी फैक्ट्री में बनाऊंगा, पर वो बिल्कुल अलग हट करके, आप वाली नहीं बनाने वाला, आप ये प्रोडक्ट बना रहे तो मैं दूसरा बनाऊंगा। ये इनका गुण है। इस अग्नि तत्व को समझें, इस पावर को समझें, इस शक्ति को समझें, तो हमें पता चलेगा। और क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड काम, कंस्ट्रक्शन का काम, गवर्नमेंट रिलेटेड काम। आप बड़े बड़े ठेके लेना, सरकार के ठेके लेना, कोई रिस्क लेना है ना, पैसा जाएगा रहेगा जाएगा कहेगा, गवर्नमेंट रिलेटेड काम।
या ये कहते हैं हम ही सरकार है, हमें ही सरकार बना दो, हम ही सरकार चला ले तो अच्छा। राज सत्ता, योद्धा का काम क्या है? युद्ध किस लिए लड़ रहा है? युद्ध तो वो सत्ता के लिए लड़ रहा है, उसको पावर चाहिए। ये ध्यान रखें, 1 5 9 राशियों को नीड होती है ग्रोथ की। अगर इनको ग्रोथ नहीं मिलेगी तो मुरझा जाएंगे। अगर आपने अपने यहाँ पर कोई एम्प्लॉय रख लिया है और 1 5 9 का है, हाँ तो हर 6 महीने में प्रमोशन देते रहिएगा, नहीं भाग जाएगा, नहीं टिकेगा। वो प्लान बना चुका है, अपना ही धंधा खोलेंगे बाबूजी, अपन तुम्हारे नीचे नहीं फालतू करेंगे। एक दिन तो मैं धंधा खोलूंगा, जिस दिन मौका लगेगा उसी दिन धंधा खोलूंगा। वो नहीं रहने वाला। उसको पावर चाहिए, उसको अथॉरिटी चाहिए। अगर उसको पावर मिलेगी, अथॉरिटी मिलेगी और ग्रोथ मिलेगी, 3 चीज याद रखना, पावर, अथॉरिटी और ग्रोथ, अग्नि तत्व के लिए, तो ही वो उस काम में सरवाइव करेगा, नहीं तो सर छोड़ के भाग जाएगा। सर मैं कुछ पूछूं? जि- जितने, नहीं प्रश्न नहीं पूछना, मैं भूल गया तो। इंजीनियरिंग से संबंधित काम, जितने भी इंजीनियरिंग से संबंधित काम है, ये सब अग्नि तत्व वाले काम है। मैनेजमेंट के काम, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट हो, फैक्ट्री की मैनेजमेंट हो, बिजनेस की मैनेजमेंट हो, रिस्क मैनेजमेंट हो, जहां पर मैनेजमेंट आ गया, ये लोगों को बड़ा मजा आता है। इनको आदेश देने में बड़ा मजा आता है कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुमने ये क्यों नहीं करा, तुमने वो क्यों नहीं करा। वही पावर एंड अथॉरिटी चाहिए, तो मैनेजमेंट में ये चीज मिल जाती है, इनको पावर भी मिल जाती है, अथॉरिटी भी मिल जाती है। जितने भी प्रकार के एडवेंचर्स काम होते हैं, नए नए काम, नए बिजनेस क्रिएट करना, या आप अपनी भाषा में एंटरप्रेन्योरशिप के गुण भी कह सकते हैं। ये रियल एंटरप्रेन्योरशिप वाले गुण होते हैं। सबसे ज्यादा स्टार्टअप खड़े करने में इनके दिमाग में सबसे पहला आइडिया आता है, नया स्टार्टअप खड़ा कर देते हैं, चलो जी छोड़ो, क्योंकि रिस्क लेने की तो कैपेसिटी इनमें बहुत है। ये अक्सर अपने आप को ओवर रेटेड मान के चलते हैं, अगर अच्छा हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बस मौका मिलना चाहिए। मतलब इनमें कॉन्फिडेंस कूट कूट करके भरा हुआ होता है। इसको कह सकते हो आप लीडरशिप क्वालिटी भी होती है। इंजीनियर बन सकते हैं तो ये डॉक्टर भी बन सकते हैं। फायर रिलेटेड काम, अग्नि में किसी को तपाना हो, मेटल रिलेटेड काम, बड़े अच्छे तरीके से ये कर सकते हैं। और जूत बजाना हो, हरियाणा में कहते हैं जूत बजाना, वो काम भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अग्नि तत्व है ना, ये पता है कैसे बजाने ढंग से। कुछ कर सके ना करे, अगर ये कुछ नहीं करेंगे तो ध्यान रखना है जूत बजाएंगे। तो अगर अपने परिवार में भी कोई ऐसा बच्चा, उसको 4 गुना ज्यादा काम दे के भेजो। अगर आपको पता है ये काम ये 1 घंटे में कर देगा, तो उसको 4 घंटे का काम दे दो पहले, लगा रहेगा अपने काम में, अपनी एनर्जी में लगा रहेगा। अग्नि तत्व, अगर वो प्रूव करना चाहता है अपने आप को, वो अपने आप को कहना चाहता है, आपको समझाना चाहता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, उसके अंदर की जो ताकत है, वो अग्नि का जो प्रभाव है, वो बार बार उसको उद्वेलित करता है ऊपर उठने के लिए, इस संसार में चमकने के लिए। उसको लगता है मैं पैदा ही हूं कि हुआ हूं यश कमाने के लिए, मेरा मान सम्मान होना ही चाहिए, मैं धरती पर आया हूं तो मुझे यश मिलना ही चाहिए, ऐसा उसका मन करता है। तो उसको वो ऐसे ही काम छाटेगा। इसीलिए उसमें लीडरशिप क्वालिटी कूट कूट करके भरी हुई होती है। तो आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने नोट किया होगा ये। और आप, ये क्या हो गया, चलिए अब हम दूसरे उस पे चलते हैं। क्षत्रिय के बाद हम लोग चलेंगे सीधा वैश्य पर। वैश्य 2 6 10, वैश्य शुद्ध व्यापारी,
शुद्ध बनिया। बनिए को हमारे देश में व्यापारी से, व्यापारी मीन्स बनिया, यानी जिसे व्यापार करने की कला आती है। अब आप कहेंगे जी व्यापारी तो वो होता है जिसमें रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है। नहीं, व्यापारी वो होता है जो रिस्क को समझता बहुत अच्छे तरीके से। रिस्क तो अग्नि तत्व वाला ले लेता है, बेवकूफी में ही ले लेता है। वो उछल के कहाँ कूद के पड़ जाएगा कोई भरोसा नहीं, बस उसको तो करना है। वो रिस्क असेसमेंट नहीं कर पाता। परंतु ये पृथ्वी तत्व वाले जो वैश्य कैटेगरी में आते हैं, ये रिस्क को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। इनके जीवन का ध्येय ये होता है सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। वो जीवन में आते कहते हैं हमें सिक्योरिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, और बाकी चीज सब बाद में देखेंगे। जहां मुझे रिस्क नहीं चाहिए, जहां मैं ऐसे ऐसे हो जाऊं, वो सब मुझे नहीं करना। मुझे जीवन में उतार चढ़ाव नहीं चाहिए। इसलिए वो अपने जीवन में इतना पैसा चारों तरफ इकट्ठा कर देते हैं ना, कि उनको सिक्योरिटी के चलते हैं कि जीवन में कितनी बड़ी आपदा आ जाए, कितनी बड़ी परेशानी आ जाए, जो समस्या धन से जिसके साथ मैं फाइट कर सकता हूं, धन की ताकत से मैं फाइट कर सकता हूं, धन की कमी मेरे पास नहीं रहनी चाहिए। वास्तविक रूप से धन की समझ इन वैश्य वालों को बहुत गजब की होती है। अपनी जीवन की शुरुआत बहुत धीरे से करते हैं, बहुत छोटे से भी कर देते हैं, बहुत छोटे से छोटे स्तर से कर देते हैं। टेबल वर्क टाइप जॉब, इनको कोई जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो कहेंगे वाह जी वाह, बट बहुत ही बढ़िया। इन्वेस्टमेंट करने में इनको बड़ा मजा आता है, पर वही वाली बात, पूरा रिस्क देख लेंगे। जहां पर इनको सिक्योरिटी लगेगी वहीं पर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेन देन के बड़े भारी एक्सपर्ट होते हैं, पक्के मुनीम जी टाइप के होते हैं। क्या लिया क्या दिया, हर तरह का हिसाब किताब करने में सक्षम होते हैं। अद्भुत विश्लेषण क्षमता इनमें होती है। धैर्यवान बड़े होते हैं। चार्टेड अकाउंटेंसी, जो लोग इस वैश्य में आते हैं उनको अकाउंट से रिलेटेड काम, बैंकिंग से रिलेटेड काम, सीए से रिलेटेड काम, कंपनी सेक्रेटरी से रिलेटेड काम, कंपनी खोलना, किसी भी प्रकार का अकाउंट्स का काम देखना, सेल्स और मार्केटिंग का काम करना, प्रोडक्ट को खरीदना बेचना, ये सारे के सारे गुण इस वैश्य के अंदर रहते हैं, वैश्य वर्ण के अंदर रहते हैं। ये लोग अक्सर सोचते हैं हम अपने व्यापार को कई जगह फैला दें। इनके ख्वाब में आता है आज एक दुकान खोली है पर आगे मैं 50 खोलूंगा। शुद्ध व्यापारी वही है। ये ध्यान रखना, जो आदमी रोज सुबह आता है, स्टोर ओपन करता है, रात को स्टोर बंद करके चला जाता है, वो एक मामूली दुकानदार है, वो व्यापारी नहीं है। व्यापारी वही है जो एक से ज्यादा दुकानें जिसके पास है, जिसके यहाँ नौकर चाकर दुकानों को संभाल रहे हैं, वो मैनेजर रखता है, नौकर चाकर रखता है, मैं इन सबको मैनेज करने के लिए, हर चीज के लिए एक आदमी रखता है, और ऊपर से खुद सबको मैनेज करता है, ध्यान पूर्वक धंधे को समझता है। कौन सा प्रोडक्ट लेके आना है, किस प्रोडक्ट को आगे लेकर के जाना है, किसकी मार्केटिंग करनी है, किस बाजार में जाके अपने प्रोडक्ट को बेचना है, उसकी खोजबीन ये बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। विदेश का इनको बड़ा चाव होता है कि हम अपने व्यापार को ले जाएं और विदेश में ले जाएं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का से रिलेटेड काम करने में इनको बड़ा मजा आता है। एक लाइन में कहें, जहां भी इनको अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है वहीं पर सेटल हो जाते हैं। आप अफ्रीका में ऐसे ऐसे देश सुनोगे, वहां पर भी अपने इंडियंस रहते हैं पर सब व्यापारी। कुछ ही कंट्री ऐसे हैं जहां लोग, हमारे लोग नौकरी करने जाते हैं, पर बहुत सारे लोग व्यापार करने के दृष्टिकोण से जाते हैं। और व्यापारी कभी भी देश की सीमाओं को नहीं देखता, वो सीमा पार कर जाता है, वो लिमिट्स क्रॉस कर जाता है और अपने व्यापार को चारों तरफ फैलाता है।
अगर ये बड़ा काम नहीं कर सकते तो ये डेली नीड्स की चीजों का बेचने का काम शुरू कर देते हैं, मतलब दुकानदारी बड़ी अच्छी करने लग जाते हैं ये। और उसमें डेली नीड्स का काम, जो किराना स्टोर टाइप की दुकानें, अनाज का काम, खेती का काम खुद नहीं करेंगे किसानी, पर अनाज का लेन देन बड़े अच्छे से कर सकते हैं। दूध का, कपास का, मोती का, रतन के व्यापारी, रतन का, जेमस्टोन्स का काम ये बड़े कुशलता के साथ कर सकते हैं। इनका माइंडसेट प्रॉफिटेबिलिटी का माइंडसेट होता है। तो बड़ा सिंपल है, एक प्रकार से इनके साथ भी ग्रह जुड़े हुए हैं, उस पे भी चर्चा होगी। चलो अब आते हैं हमारे शूद्र वर्ण पर। फिर से मैं कहूंगा, इसका जाति से कोई लेना देना नहीं, जो हमारे समाज में जातियां हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। और आज से जो हम देख रहे हैं, कुंडली जब देखेंगे पता चलेगा हमारी तो जाति बदल गई। ये क्या हो गया है? हम कुछ का कुछ समझ रहे थे, आज तो कुछ का कुछ ही हो गया है। ब्राह्मण शूद्र हो गया, शूद्र ब्राह्मण हो गया है? तो इसलिए हमारे जो सनातन में ये जो परंपरा बनी थी, ये शुद्ध रूप से गुण और कर्म, इन दो चीजों के कारण ही की थी। कोई भी व्यक्ति कभी भी कुछ भी हो सकता है, अपने गुणों से, अपने स्वभाव से, अपने संस्कारों से। अगर किसी को लगता है वो ब्राह्मण श्रेष्ठ है और वो ब्राह्मण बनना चाहता है, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। कोई कुछ नहीं कह सकता आपको। सिर्फ ब्राह्मणों के गुण को अडॉप्ट करना पड़ेगा और आपको जीवन वैसा जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, ब्राह्मण हो जाओगे। उसमें कोई ऐसी कोई खास बड़ी बात नहीं है। शूद्र का, अब यहां पर जैसे ही मतलब आता है कि शूद्र का मतलब सेवा कार्य। अरे भाई, सेवा कार्य तो दुनिया भर के सेवा कार्य, बड़े बड़े लोग सेवा कार्य कर रहे हैं। पर चलो, उससे पहले समझते कौन कौन सी राशि वाले इन सेवा कार्यों के अधीन आते हैं। मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। नौकरी इनको सबसे ज्यादा प्रिय होती है कि जॉब कर ले किसी तरीके से। ये भी अपनी सिक्योरिटी को लेकर के विशेष रूप से चिंतित रहते हैं, पर रिस्क लेना पसंद नहीं करते। देखो, पहली कैटेगरी में क्या था, रिस्क ले लेते थे वो थोड़ा, पर वो बड़ा माप तोल करके रिस्क लेते थे। ये कहते हैं उन्हें मापना तोलना है ही नहीं, हमने तो कुल मिला के रिस्क लेना ही नहीं, हमें उसी काम में जाना है जहां श्योर शॉट हमारी सिक्योरिटी हो, तो हम काम में जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। अब आप में से कोई कहेगा क्या ये व्यापार नहीं कर सकता? ये व्यापार भी कर सकते हैं, पर ये व्यापार उसी स्थिति में करेंगे जब इनको पूरी सिक्योरिटी मिलेगी। अच्छा, मामा भी कपड़े की दुकान, चाचा भी कपड़े की दुकान, फूफा भी कपड़े की दुकान, ये सबके पास जाएंगे वन बाय वन। हाँ मामा, मेरी कितनी मदद करेगा? मामा कहेगा बेटा मैं हूं, तेरा कपड़ा नहीं बिका तो मैं बैठा हूं। चाचा कहेगा अरे बेटा चिंता ना कर, मैं बताऊंगा तुझे कौन सा डिजाइन तेरे पास तेरे को बेचना है। दूसरा कहेगा रिश्तेदार बेटा मैं हूं ना। जब देखते हैं अरे इतनी सिक्योरिटी है मेरे पास, तो ये कपड़ा भी बेच लेंगे। अब आपको आगे चल करके पता चलेगा करने में ये कोई कुछ भी कर देते हैं। हमें देखना है कि वो क्या देखता है। अग्नि तत्व रिस्क ले लेता है, सोचता नहीं है ज्यादा, घुस जाता, बाद में दिमाग लगाता है अरे क्या हो गया, कहाँ फंस गए, कहाँ आ गए। वैसे हर चीज का गणित माप तोल करके ही घुसता है, वरना घुसता ही नहीं है। तीसरे वाला कहता है सूंघना चाहता हूं मैं, कि रिस्क तो नहीं है, जहां रिस्क है वहां तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, कितना ही करोड़ों का फायदा हो मैं उस चक्कर में नहीं पड़ने वाला। मुझे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी सिग्नल चाहिए। क्या क्या काम कर सकते हैं, मैं सर इसका फिर से तत्व कहा। क्या है सर? जब इनकी जॉब का मैटर, अभी कोई बीच में ना बोले, जब सिक्योरिटी की बात आती है तो हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब को बड़ा सिक्योर माना जाता है, तो गवर्नमेंट जॉब करना पसंद करते हैं। और क्या क्या काम कर सकते हैं,
ये बहुत अच्छे टीम वर्कर की तरह काम करते हैं, टीम प्लेयर की तरह काम करते हैं। ट्रैवल रिलेटेड जॉब बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, या किसी भी तरह का कमीशन टाइप का काम, मेहनत का काम, मशक्कत का काम, पसीना बहाने वाला काम, मेहनत मजदूरी का काम, मैकेनिक का काम, स्पेयर पार्ट्स का काम, छोटी छोटी मशीनरी का काम, मशीनों का लेन देन, मशीनों को सुधारना, रिपेयर वर्क करना, या आप कह सकते हो अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर होता है उसमें उसे ये बड़ी जल्दी अपना लेते हैं। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम, टेक्नीशियन का काम, किसी भी तरह का छोटे से छोटा काम, इनकी क्या खासियत होती है, छोटे से छोटा काम करने में भी इनको किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होती। इनको बस सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो नाई का काम हो, चाहे वो धोबी का काम हो, चाहे वो बावर्ची का काम हो, किसी भी तरह का काम हो, काम करने में इनको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। चाहे वेटर का काम हो, फटाफट उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। बस अपनी जेब का पैसा नहीं जाना चाहिए, रिस्क नहीं, इनको मतलब रिस्क नहीं चाहिए, ये इनकी खासियत होती है। अच्छा, बड़े अच्छे एम्प्लॉय साबित होते हैं, बॉस की बात को पूरी तरह से फॉलो करने का ऑर्डर अच्छी तरीके से लेते हैं, कि जैसा बॉस कहता है वैसा उसको मानते हैं, और अपना हार्ड वर्क के द्वारा अपने आप को प्रूव करते हैं। अभी रोड मैप अगर इनको बना करके दे दो, भाई देख तुझे सुबह आएगा, तुझे ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, इनको रोड मैप प्रॉपर तरीके से बना करके दे दो, उस पे ये मेहनत बहुत अच्छी कर देंगे। पर खुद से क्रिएटिविटी तरीके से नया अद्भुत काम क्रिएट करके देना वो थोड़ा मुश्किल है। यानी आपको गाइड करना पड़ेगा, थोड़ा सा गाइड कर दो, फिर तो मेहनती बहुत है। अब इसकी खासियत क्या है इस राशि की, मिथुन राशि की, तुला राशि की, कुंभ की, क्या राशि, मेहनती है, हार्ड वर्कर है, छोटे से छोटे काम को भी खुद अपने आप कर लेंगे। ज्यादा उसमें आदेश देना, ये करना वो करना, उन चक्रों में ये ज्यादा नहीं पड़ते हैं, सर्वाइवल से मतलब है। ये था शूद्र के ऊपर। अब हम अंत में आते हैं ब्राह्मण वर्ण, जो कि 4, 8, 12 राशियों से है। यानी जो भी कर्क राशि के हैं, वृश्चिक राशि के हैं, मीन राशि के हैं, वो सभी के सभी लोग ब्राह्मण वर्ण के तहत आते हैं। अब जैसे ही ब्राह्मण आएगा तो ब्राह्मण का दिमाग में आते ही एक बात तो दिमाग में क्लियर हो जाती है कि ब्राह्मण का संबंध ज्ञान से है, ब्राह्मण का संबंध विज्ञान से है, केवल अध्यात्म से नहीं, ये ध्यान रखना, ज्ञान से, विज्ञान से। चाहे वो विज्ञान भगवान का हो, चाहे वो विज्ञान संसार का हो, विज्ञान तो उनके लिए विज्ञान ही है। अध्यात्म को भी बड़ा साइंटिफिक तरीके से ये लोग अप्रोच करते हैं। जितने भी प्रकार की रिसर्च होती है, अब चाहे वो रिसर्च आध्यात्मिक हो, चाहे वो संसारिक हो, चाहे दवाओं पर की रिसर्च करनी हो, मंत्रों पर रिसर्च करनी हो, योग पर रिसर्च करनी हो, किसी भी प्रकार की रिसर्च करनी हो जो मानव कल्याण के लिए हो, ये जातियां ये कहती हैं कि हम कुछ ऐसा कर दें जिससे लोगों की तकलीफें कुछ हद तक कम हो जाएं, उनके लिए काम करना पसंद करती हैं। नॉलेज लेना, नॉलेज देना इनका मन पसंद कार्य है, कि नॉलेज गेन करते रहे, नॉलेज दूसरों में बांटते रहे, यानी कि लर्निंग, लर्निंग हमेशा इनकी जीवन भर चलती रहती है। ऐसे में टीचर बहुत अच्छे बन जाते हैं। कोचिंग, टीचिंग, ट्रेनिंग, कॉलेज खोल देना, स्कूल को बना देना,
इनको बड़ा अच्छा लगता है। जब भी पैसा आएगा ये कहेंगे स्कूल बना देते हैं एक बढ़िया सा, प्ले स्कूल खोल देते हैं, कम पैसा है तो, ज्यादा पैसा तो बड़ा यूनिवर्सिटी खोल देते हैं। मतलब इनको कुछ ऐसा चाहिए जिसमें ज्ञान की बात हो, एजुकेशन की बात हो, नियम बनाना, समाज के लिए नियम बनाना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए नियम बनाना, कानून बनाना, इनको ऐसे कार्यों में मजा आता है। वास्तविक रूप से ये सलाहकार होते हैं। किसी भी तरह की नॉलेज का प्रचार प्रसार करना, मनोविज्ञान इनका प्रिय सब्जेक्ट होता है, यानी साइकोलॉजी। काउंसलर बहुत अच्छे होते हैं, मीन्स काउंसलिंग का काम इन्हें बड़ा पसंद रहता है। बुक लिखना, प्रवचन देना, वास्तुकार होना, ज्योतिष सीखना, ज्योतिष सीखना या वास्तु सीखना, मेडिटेशन, योगा, इन चीजों में इनकी विशेष दिलचस्पी होती है। अब आपको चारों वर्ण हमने बता दिए। कुछ गुण तो आपको प्राप्त होंगे आपके वर्ण से। जो आपका लगन है, यानी जिस भी राशि का आपका लगन है, वो भी आप में कुछ गुण समाहित कर देगा। तो मैं कहूंगा दोनों को मिला लो। तो दोनों को देखो कि कॉमन क्या निकल करके आता है, उसमें आपका इंटरेस्ट जरूर आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो इसका एक बड़ा प्यारा सा सूत्र भी है, मैं आपको समझा देता हूं। राशि से तो आपको पता लगा कि मेरा कौन सा वर्ण है। जैसे कि आपने देखा कि यार ये तो क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति है, उसी समय देखो कि इसका लगन का स्वामी, कुंडली का लगन का स्वामी। अच्छा, जिसे ये लगन का स्वामी नहीं समझ में आया है, जो बिल्कुल नए हैं, तो चिंता ना करें, है, बड़े ध्यान पूर्वक सुनते रहें, क्योंकि आगे चल करके ये सूत्र आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी कि लगन का स्वामी किस भाव में बैठा है, वो भाव जिस चीज से भी रिलेटेड है, कुछ गुण उसका भी उठा लेना चाहिए। सबसे ज्यादा गुण किसका रहेगा? जो आपको वर्ण व्यवस्था के द्वारा जो आपको मिला है, जो आपका चंद्रमा द्वारा मिला है। फिर गुण किसका मिलेगा? लगन का। और गुण किसका मिलेगा? लग्नेश जिस स्थान पर बैठा हो। वो जितने जितने काम आपको बताएं, देखिए कौन सा काम आपके दिल के करीब है। फिर भी कंफ्यूजन रह गया कि साहब आपने काम तो बहुत सारे बता दिए, पर मैं तो कंफ्यूज हूं कि नौकरी करूं क्या व्यापार करूं। काम तो आपने बहुत सारे बता दिए, भाई मैकेनिक का कर लो, टीचिंग का कर लो, व्यापार कर लो। कंफ्यूज हूं, क्लियरिटी नहीं है कि राइट बताओ कि नौकरी करूं कि व्यापार करूं। तो इसका भी सिंपल सा कंसेप्ट है। नौकरी के लिए शनि को पकड़ लो, व्यापार के लिए बुध को पकड़ लो। सिर्फ दो ग्रहों का कंपैरिजन करना है, विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है शनि का और बुध का। यानी कि दोनों ग्रहों का बलाबल का अध्ययन करना है। अगर शनि जीत जाए तो निश्चित रूप से आप किसी भी वर्ण में हो, उस वर्ण से रिलेटेड काम को पकड़ लो, पर नौकरी पकड़ लेना। जैसे अगर आप क्षत्रिय हैं, अब क्षत्रिय में प्रॉपर्टी डीलिंग काम बता दिया। अब प्रॉपर्टी डीलिंग तो किसी भी रियल एस्टेट कंपनी में जाकर के नौकरी कर लें, और वहां पे जाके कहें मुझे तनख्वाह तो दोगे, महीने की महीने सैलरी तो दोगे, पर कमीशन लूंगा अलग से। वो कहेगा ओके डन, उसका वो वाला गुण पूरा हो गया। आप समझे? इस तरीके से आपको आगे चलना पड़ेगा। पर चलिए अभी शनि और बुध पर चर्चा करते हैं। शनि और बुध, इन दोनों ग्रहों की शक्ति का विश्लेषण आपको करना पड़ेगा।
ये हम इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से ग्रह का बलाबल निकाला जाता है। शनि अगर कुंडली में स्वग्रही या उच्च के हैं, केंद्र में या त्रिकोण के बैठे हुए हैं, या कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और किसी भी रूप से अस्त नहीं है, तो निश्चित रूप से उनका शनि बलवान हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं है ही है, हो सकता है। पर उसी शनि को नवमांश कुंडली में जाकर के भी अध्ययन करना पड़ेगा। सेम इसी तरह, क्या शनि केंद्र में बैठे हैं, क्या त्रिकोण में बैठे हैं, क्या स्वग्रही होकर बैठे हैं, या उच्च के होकर के बैठे हैं, जो भी प्राणा परिणाम मिले आप उसे डायरी पर लिख लें कि भाई शनिदेव इस स्थिति में मिले हैं। फिर आप बुध को का विश्लेषण भी बिल्कुल इसी तरह से करें कि बुध ग्रह उच्च के हैं कि स्वग्रही हैं कि केंद्र में हैं कि त्रिकोण में हैं, और फिर नवमांश कुंडली क्या कहती है। दोनों में से कोई जीता हुआ जरूर मिलेगा। जब भी आप निर्णय पर पहुंच जाएं, दोनों का विशेष अध्ययन आप कर लें, तो एक क्रॉस चेक करने की टेक्निक और भी है, वो है सर्वाष्टक वर्ग सिस्टम। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यह सर्वाष्टक वर्ग क्या है। हमारे YouTube चैनल पर सर्वाष्टक वर्ग के 2 से 3 वीडियो दिए हुए हैं, पर हम आपको इस कोर्स इसमें भी आपको ये सब बताएंगे। मैं एंडिंग स्टेज पर पहुंच जाऊं, मोटा मोटा आपके सामने मैं ये रख देता हूं कि जो जो हम लोगों ने इस कोर्स में कंटेंट डाला है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, शॉर्टकट में बताऊंगा। ज्योतिष के बारे में बताया है, कर्म विज्ञान में आत्मा शरीर और मन के विज्ञान की स्टडी हम बता रहे हैं। 12 राशियां, 12 भाव, 9 ग्रह, उनके उच्च और नीच, उनकी मित्रता उनकी शत्रुता, इसमें अस्त ग्रहों को जोड़ा गया है, वक्री ग्रहों को विशेष रूप से जोड़ा गया है। ग्रह की डिग्री के ऊपर अक्सर स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या करें, 28 डिग्री का ग्रह है, या मात्र 1 ही डिग्री का ग्रह है, या 2 डिग्री का ग्रह है, 7 डिग्री का ग्रह है। अजी इसको हम क्या समझे? डिग्री से क्या फलादेश किया जा सकता है? डिग्री आपके फलादेश करने में बहुत बहुत सहायक सिद्ध होती है। डिग्री ग्रह की ताकत को बताने वाली होती है। उसके बारे में विस्तार से हमने चर्चा करेंगे कोर्स में। और केंद्र, त्रिकोण, फणकर भाव, अपक्लिम भाव, ये सारे त्रिक भाव, उपजय भाव सब हमने इसमें दिए हुए हैं। पंच तत्व, 5 एलिमेंट्स थ्योरी, वो भी दी है। जितने प्रकार के योग, योग बनते कैसे हैं, राजयोग, नीच भंग राजयोग, विपरीत राजयोग, और जितने भी प्रकार के नकारात्मक योग हैं वो हमने उसमें डिटेलिंग नहीं की। अंगारक योग, विष दोष, जो भी नेगेटिव नेगेटिव योग हैं वो उसकी श्रेणी में आएंगे। उन्हें नकारात्मक योग का एक टाइटल बना दिया। पंच महापुरुष राजयोग, चंद्र योग, सूर्य योग, ये योगों के बारे में। दशाओं के बारे में विस्तृत चर्चा है। विषोंतरी दशाएं, कुंडली को कैसे पढ़ना, हमने एक चीज और डाली है, पंचांग ज्योतिष का कोर्स भी हमने इसमें डाल दिया है, जो कभी मैंने अलग से पढ़ाया था। पंचांग, पांचांग के जो 5 अंग हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, ये सब इसमें इंक्लूड है। करण, दैनिक भविष्यवाणी कैसे करते हैं, गोचर के ऊपर भी हमने इसमें क्लास रखी है। डिविजनल चार्ट्स, ये बड़े फेमस है। हमने अभी डिविजनल चार्ट्स का कोर्स करवाया था। ये इन विद्यार्थियों के लिए भी डिविजनल चार्ट्स कोर्स पूरा का पूरा डाल दिया। D3 चार्ट, D7, D9, D10, D12, D16, D20, D24, D30, D40, D40,
45D60 सारी वर्ग कुंडलियां इसमें विस्तृत रूप से सिखाई जाएंगी। वर्ग कुंडलियों के जो भी नियम हैं वो सिखाए जाएंगे। पितृदोष, मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, जो भी इस प्रकार के हैं, पास्ट लाइफ डेट्स और कुंडली मिलान। मैच मेकिंग का बड़ा वो रहता है क्रेज कि मैच मेकिंग इसके अंदर हम लेकर के आए हैं। कुंडली मिलान के नियम क्या है, लड़का लड़की की जब कुंडली सामने रखते हैं तो कैसे मिलाते हैं, कैसे नहीं मिलाते। हेल्थ एस्ट्रोलॉजी, मैच मेकिंग, वेल्थ एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रो वास्तु लेके आए। बड़े स्टूडेंट कहते थे जी वास्तु थोड़ा बताओ, टुकड़ों में बताते थे। अब की बार हम इसमें एस्ट्रो वास्तु जोड़ के लेकर के आए हैं, उस पर भी क्लास लेंगे कि ग्रह और वास्तु का आपस में क्या संबंध है, वास्तविक वास्तु क्या होता है। ये तोड़ फोड़ बेतोड़ फोड़ ये सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। जो लोग हमसे पढ़ते हैं वो जानते हैं कितना इस मामले में हम ब्लंट बोलते हैं। लव मैरिज एंड रिलेशनशिप, ये कोरोना में मेरा सबसे फंटास्टिक और सुपर हिट कोर्स था, लाइफ चेंजिंग कोर्स है। यानी मैंने टॉपिक एक रखा है बट है ये बड़ा सारा। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही क्लास है ये, मतलब ये पूरा का पूरा कोर्स ही उसमें डाल दिया उठा करके कि ये कोर्स के नाम है ये अपने आप में। जो एक साल से जब भी मैं कह रहा हूँ हमने कंटेंट तो ज्यादा डाल दिया, अब एक साल में कैसे पूरा होगा ये समझ में नहीं आ रहा, तो 1.25 साल में भी हो जाए तो गनीमत है। कहने का मतलब लव मैरिज एंड रिलेशनशिप, लिटिगेशन, कुंडलनी एस्ट्रोलॉजी, जो भी आध्यात्मिक लोग चाहते हैं कि स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी कैसे हो, कुंडलिनी एस्ट्रोलॉजी डालिए। जो हमारे कुंडलिनी के सप्त चक्र है इसका भी मैंने एक अलग कोर्स पढ़ाया था कोरोना काल के अंदर। स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी, पास्ट लाइफ डेट्स, सर्वाष्टक वर्ग, पेंडिंग कर्मा और टाइमिंग्स कैसे निकालते हैं, जेमस्टोन पहनने की विधि, उसको पहन किस तरह से पहना जाता है, जेमस्टोन के बारे में इसमें डाला है। उपवास के बारे में डाला है। ग्रह युद्ध, यानी अक्सर जब 3 या 4 ग्रह एक भाव में इकट्ठे हो जाते हैं तो अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है कि गुरुजी क्या करूं, मेरी कुंडली में तो 4 ग्रह इकट्ठे हो गए या 5 ग्रह इकट्ठे हो गए। तो यहाँ पर किस तरह से फलादेश किया जाता है ये ग्रह युद्ध के कंसेप्ट के द्वारा बड़े अच्छे से हमने यहाँ पे समझाया है। भाव भावेश कारक, हाउस लॉर्ड्स इन वेरियस हाउस, मारक भाव, बाधक भाव, आरूढ़ लगन को भी इसमें जोड़ा है। जेमनी एस्ट्रोलॉजी जोड़ी है, पूरी की पूरी जेमनी एस्ट्रोलॉजी। पूरी का मतलब इसमें एक इंट्रोडक्शन टाइप का रहेगा। आत्मा कारक, अमात्य कारक, भारत कारक, पितृ कारक, पितृ कारक, धारा कारक, इस सारे कारकों को हमने यहाँ पे डिफाइन भी करना है। एस्ट्रोलॉजी में प्रैक्टिकल यूज क्या होगा, साथ में जेमनी ज्योतिष के द्वारा इष्ट देवता निकालना, पालन देवता निकालना, ग्राम देवता, कुल देवता और गुरु देवता, धर्म देवता, ये अपनी कुंडली से जैमिनी ज्योतिष में कैसे बताए जाते, कैसे निकाले जाते, इसका भी विस्तार से चर्चा होगी। प्रश्ना कुंडली, प्रश्न कुंडली एक हमारा बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक था। प्रश्न कुंडली भी आपको इसमें सिखाई जाएगी। उपाय तो होंगे ही होंगे, रेमेडीज तो है ही हैं, केस स्टडी होगी। अष्टांग योग पर भी चर्चा है, मंत्र, ग्रह शांति, कर्म योग, ये सारा डिटेल जहां तक मुझे समझ में आया, जो जो मैंने अब तक पढ़ाया था उसे डालने का प्रयास किया है। और जो मेरा अपना जीवन का अनुभव है, 20-25 साल जो मैंने अनुभव प्रैक्टिस करते हुए अनुभव में आया है, ज्योतिष सिखाते हुए जो अनुभव में आया है, वो सभी चीजें डालने का प्रयास हम लोगों ने किया है। तो ये मैंने जरा कंटेंट आपको बताने का प्रयास किया है कि हम कितनी मेहनत के साथ ये कोर्स लेकर के आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है, अगर जो लोग ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। पर अब आते हैं उसी टेक्निक के ऊपर। तो हमारी टेक्निक चल रही थी कि बुध को देखो और शनि को देखो, सर्वाष्टक वर्ग में देखो शनि का और बुध का कंपेयर करना।
कि शनि को ज्यादा बिंदु मिले कि बुध को मिले, निर्णय क्लियर हो जाएगा, बहुत क्रिस्टल क्लियर है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे जी आपने कैरियर में D10 चार्ट का तो जिक्र किया ही नहीं। ये D10 चार्ट, दशमांश कुंडली जो कैरियर के लिए बड़ी फेमस होती है, उसका तो नाम लिया ही नहीं। वो उसका उपयोग कहाँ करते हैं, वो भी हैरानी होगी जानकर। कैरियर का चुनाव करने के लिए नहीं, बल्कि जो काम आपने चुन लिया है उस काम में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, किस तरह का आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा, कितनी आपको सफलता मिलेगी, ये बात D10 चार्ट से आपको पता चलती है। पर आज का टॉपिक तो इतना ही है कि हम अपने मन पसंद प्रोफेशन को किस प्रकार से चुने। हो सकता है आज के इस सेशन में आप में से कुछ लोग प्रैक्टिस करें और अचानक सटीकता तक ना पहुंचे, तो चिंता ना करना। कोर्स में ये चीज डिटेल से होगी, स्टेप वाइज होगी। आप उसमें वहां पर आकर के भी इस चीज को सीख सकते हैं। पर कम से कम मैं इतना तो महसूस कर रहा हूं, अपना वर्ण निकालना तो जरूर सीख लिया होगा कि आप किस वर्ण में पैदा हुए हैं, और इस वर्ण की वजह से आपके अंदर जो समाहित आंतरिक जो गुण है, वो कौन सा गुण है, उस गुण को अपने प्रोफेशन में, अपने कार्य क्षेत्र में कैसे उसका उपयोग करके अपने आप को ग्रोथ दे सकते हो। कुछ बातें विशेष, कुछ कहेंगे जी कौन सा वर्ण इसमें सर्वोत्तम है, कोई भी नहीं, सारे वर्ण सर्वोत्तम है। आप किसी भी वर्ण में पैदा होकर के जिंदगी में तरक्की उन्नति कर सकते हैं और ऊंचाइयां छू सकते हैं। परमात्मा ने चारों के चारों वर्णों को विशेष अधिकार, हर एक को समानता का अधिकार दिया। ये धरती पर आकर के असमानता हो जाती, कोई कहता मैं ऊंचा, मैं नीचा, मैं नीचा, वहां सब बराबरी है। जो जितना अंदर से अपने आप को पहचानने में कामयाब हो जाएगा, जो अपने आंतरिक गुणों को समझने में कामयाब हो जाएगा और वो कितना अच्छा उपयोग करता है, उस उतना ही कामयाब हो जाएगा। ये जो लगन की जब चर्चा चली थी, लगन क्या है, आपके ब्रेन के पैटर्न्स हैं जो पिछले जन्म के अंदर, जो पीछे से जो आप कर्म छोड़ के आए हो, जो करते आए हो, जो जिस चीज का आपको पिछले जन्म का आपको अभ्यास है, जो संस्कार आपके साथ है, बस ये जब हम अपने वर्ण की ताकत को पहचानते हैं, वो चीजें भी क्लियर होने लग जाती हैं, वो चीजें भी समझ में आने लग जाती हैं कि किस तरीके से आप जो है आगे बढ़ सकते हो। मेरा ये मानना है ज्योतिष के जो सूत्र है वो प्रैक्टिकल होने चाहिए, यानी एक आम आदमी के जीवन में वो सूत्र उपयोगी होने चाहिए, वो काम आने चाहिए। केवल ज्योतिष रट्टा मारने का नाम नहीं, केवल ज्योतिष दूसरों की कुंडलियां पढ़ देने का नाम नहीं है। अगर ज्योतिष पढ़ने के बाद खुद के जीवन में क्रांति ना हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका ज्योतिष पढ़ना व्यर्थ है। अगर लाइफ चेंज ना हो ज्योतिष पढ़ने के बाद, तो निश्चित रूप से या तो आप में कोई कमी है या मुझ में कोई कमी है, मैं ऐसा मानता हूँ। कमियां जो होंगी वो दूर होनी चाहिए, क्योंकि वही विद्यार्थी इसमें आगे बढ़े जो अपनी कमियों को ठीक करना चाहते। ये नहीं कि ईगो उतनी की उतनी रहे और उतना ही क्रोध रहे। वैदिक ज्योतिष और क्रोध का आपस में कोई मेल नहीं है। चलो लाल किताब में तो हम मान लेते हैं, लाल किताब में तो व्यक्ति बहुत जल्दी गुस्सा खा जाता है ना, कोई बात नहीं। पर अब वैदिक ज्योतिष में आए, वैदिक ज्योतिष में बिल्कुल शांत चित्त हो जाओ, एकदम है ध्यान मगन, मेडिटेशन वाली मुद्रा के अंदर जो मिले परमात्मा का, बस वही स्वीकार करके आगे बढ़ो, है ना। वैसे मैं अक्सर बड़ी बड़ाई करता हूँ वैदिक ज्योतिष विद्यार्थी, वैदिक ज्योतिष सीखने वाले विद्यार्थियों की। लाल किताब वाले भी बड़े प्यारे, मेरे दोनों अपने हैं। पर मैं यहाँ पर विशेष कहूंगा, अपने क्रोध को नियंत्रण में रख करके पूरी एनर्जी का उपयोग करें।
अब कुछ लोग लिख रहे हैं बिंदु कैसे देखना है। अब एक क्लास में कैसे बता दूं? है, अब आपने नाम भी लिखा SSDN8, अब मैं नाम भी नहीं पढ़ सकता। है, कोड वर्ड क्या है? ठीक है, चलिए आप सभी लोग आए, आपके सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हरीश, कुछ पूछ रहे हैं आप? सर सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हाँ हाँ, टाइमिंग थोड़ा देख लीजिए सर, काम तो बहुत मतलब थोड़ा देख लीजिए, अपन सैटरडे को कर लें या थोड़ा और लेट कर लें, कोई बात क्योंकि नहीं हरीश, कर बुधवार तो। लें। ये जी तो हमारा तो जी, थैंक्स सर। लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक मामला है ना? कौन सा हमने उसमें थोड़ी। राष्ट्रपति जी से परमिशन थोड़ी लेनी है कि हमने किस समय करना है? वो तो जी हम जी जब जी कर लेंगे, कोई दिक्कत जी नहीं। जी जी ठीक जी, है, थैंक हाँ, यू सर। ओके, धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। है ना सर गुरुजी? हम गुरुदेव।